नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग जोन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बच्चों, इस वीडियो में हम न्यू एनसीईआरटी कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बीना के पाठ 11 की व्याख्या देखेंगे और उसके शब्दार्थों को भी जानेंगे। इस पाठ का शीर्षक है कविता का कमाल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये सुंदर सी कहानी हमें ये संदेश देती है कि हम अपनी साधारण सी सोच को भी जब आत्मविश्वास और रचनात्मकता से जोड़ देते हैं तो वो हमें असाधारण परिणाम दे सकती है। चलिए जानते हैं इस कहानी को पढ़कर। बहुत पुरानी बात है, मदन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। तो ये पाठ जो है वो मदन नाम के एक लड़के के बारे में है जो कि अपने माँ के साथ एक गांव में रहा करता था। माँ बेटा बहुत गरीब थे, उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। यानी जो माँ बेटा थे मदन और उसकी माँ, वो बहुत ही गरीब थे और उनके पास कमाई का कोई साधन यानी कोई भी जरिया उनके पास नहीं था। फिर भी मदन दिन भर खेल कूद में ही समय बिता देता था। यानी मदन जो था वो पढ़ाई लिखाई नहीं करता था और वो दिन भर खेलता रहता था और उसी में अपना समय नष्ट करता था। परेशान होकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, अब मैं तुझे बिठा कर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमा कर ला। तो उसकी माँ बहुत परेशान हो गई कि ये तो दिन भर खेलता है कूदता है, अब ये बड़ा हो रहा है। तो उसकी माँ ने कहा कि अब मैं तुझे और बिठा कर नहीं खिला सकती, जा कुछ कमाई कर। तो मदन घर से निकल पड़ा। वह गहरी सोच में डूबा था कि कैसे पैसे कमाए। अचानक उसे ढिंढोरा पीटने की आवाज सुनाई दी। तो ढिंढोरा क्या होता है बच्चों? जब पहले के समय में लाउड स्पीकर वगैरह नहीं होते थे तो कुछ इस तरह से ढोल पीटकर कोई जो संदेश देना होता था वो संदेश दिया जाता था। सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। तो जो राजा का महल था, राजा का जो दरबार था, उसमें एक कवियों की मीटिंग यानी बैठक होने वाली थी। तो सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 अशर्फियां पुरस्कार में मिलेंगी। तो ये अनाउंसमेंट उसने सुनी। ये घोषणा किसने सुनी? मदन ने, कि जो भी सबसे अच्छी कविता सुनाएगा उसे 100 अशर्फियां इनाम में यानी पुरस्कार में मिलेंगी। 100 अशर्फियां क्या होती हैं? पुराने जमाने में जो सोने के सिक्के होते थे उन्हें अशर्फिया कहा जाता था। ठीक है, सोने के सिक्के। और पुरस्कार यानी इनाम, इनाम को ही हम पुरस्कार भी कहते हैं। तो मदन जो था वो चौकन्ना हो गया, यानी वो सतर्क हो गया। चौकन्ना होना, सतर्क या सावधान हो जाना। 100 अशर्फिया, यह तो बना बनाया अवसर है। यानी ये तो उसे एक अच्छा मौका मिल रहा था कि ये कविता सुनाने के लिए उसे 100 अशर्फिया मिल रही हैं। तो वह सीधे ही राजमहल की ओर चल पड़ता है। चलते चलते वह सोच रहा था कि उसने कभी कोई कविता तो रची न थी, क्या सुनाएगा। तो मदन ने सोचा कि मैंने तो कभी कोई कविता की रचना नहीं की, तो मैं वहां जाकर क्या सुनाऊंगा। वहां पहुंचकर अब वो सोचता है कि मैं वहीं पहुंचकर कुछ ना कुछ सोच लूंगा। उसने सोचा कि रास्ते में कुछ ना कुछ सूझ ही जाएगा, यानी उसके दिमाग में कुछ ना कुछ आ ही जाएगा रास्ते में। थोड़ी दूर पहुंचा तो उसे एक कुत्ता दिखाई दिया। अब देखिए कुत्ता क्या कर रहा है? कुत्ता पैरों से जमीन खोद रहा है। तो कुत्ता पंजों से जमीन खोदने में लगा था। मदन ने अपनी एक कविता की पंक्ति सोच ली। जैसे ही मदन ने कुत्ते को देखा कि वो पैरों से जमीन खोद रहा है तो उसके दिमाग में उसकी कविता की पहली पंक्ति यानी पहली लाइन आ गई। खुदुर खुदुर का खोदत है, यानी कि खुदुर खुदुर करके तुम क्या खोद रहे हो। यह पंक्ति उसे इतनी पसंद आई कि उसे दोहराते हुए वह एक तालाब के पास पहुंचा। वहां एक भैंस पानी पी रही थी। तो आगे जैसे ही मदन बढ़ा तो उसने देखा कि कोई एक भैंस है जो तालाब में पानी पी रही है। अब मदन बोल पड़ा, सुरूर सुरूर का पीबत है, यानी सुरूर सुरूर की आवाज करते हुए तुम क्या पी रही हो। मुस्कुराते हुए वह आगे बढ़ा। इतने में उसे पेड़ की डाल पर एक चिड़िया बैठी दिखाई दी। अब आगे बढ़ के मदन ने देखा कि वहां तो एक चिड़िया है जो पेड़ की डाल पर बैठी है। पत्तियों के बीच से वह सिर निकालकर इधर उधर झांक रही थी। तो उसे देखते ही मदन के मुंह से निकल पड़ा, ताक झांक का खोजत है, यानी ताक झांक करके तुम क्या कर रही हो। ताक झांक करना यानी छिप कर कहीं से किसी को देखना, क्योंकि चिड़िया जो थी वो पत्तियों के बीच से सिर निकालकर इधर उधर झांक रही थी। तो मदन के दिमाग में आया ये नई पंक्ति ताक झांक का खोजत है। तीनों पंक्तियों को रटते हुए वह चला गया। रटते रटते उसे अपने आप एक और पंक्ति सूझ गई। हम जानत का ढूंढत हैं, कि हम जानते हैं तुम क्या ढूंढ रही हो।
अब तो सचमुच उसके मन में लड्डू फूटने लगे। लड्डू फूटने का क्या अर्थ होता है बच्चों? खुश हो जाना। कितने आराम से वह कविता रचता चला जा रहा था। तभी उसे सर्र की आवाज सुनाई पड़ी। मदन ने चौंक कर देखा कि एक सांप जो है रेंगता जा रहा था। उसने आगे की पंक्तियां भी तैयार कर ली। सरक सरक कहाँ भागत है, कि तुम धीरे धीरे सरक सरक के यानी रेंगते हुए कहाँ जा रहे हो भागे हुए। जानत हो हम देखत हैं, यानी तुम जानते हो कि हम देख रहे हैं। हमसे ना बच सकत है, कि तुम हमसे बच नहीं सकते हो। अब केवल एक पंक्ति बाकी रह गई थी, यानी कविता की आखिरी लाइन बस उसे ढूंढनी थी। पर मदन जो था वो निश्चिंत था, यानी उसे कोई भी किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। कि वो निश्चिंत था कि वो पंक्ति भी चलते चलते उसे सूझ जाएगी, यानी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो पंक्ति आ ही जाएगी। फिर वो राजधानी पहुंचा तो राजमहल का रास्ता ढूंढने की उसे समस्या आ खड़ी हुई। पास में खड़े एक आदमी से मदन ने पूछ लिया कि भैया आपको राजमहल का रास्ता मालूम है? क्यों नहीं, उस आदमी ने उत्तर दिया। मुझे नहीं तो और किसे मालूम होगा। मदन ने सोचा कि अवश्य यह राजमहल का ही कोई कर्मचारी है, यानी वहीं पर ये काम करता है। उसने पूछा आप कौन है साहब? उत्तर मिला धन्नू शाह। तो उस व्यक्ति ने अपना नाम क्या बताया? धन्नू शाह। मदन के दिमाग में एकाएक बिजली कौंधी। अब बिजली कौंधने का क्या अर्थ होता है? एकाएक बिजली कौंधना, यानी अचानक हमारे दिमाग में जब कोई विचार आता है, ठीक है, अचानक विचार आना यानी बिजली कौंधना। धन्नू शाह भाई धन्नू शाह। अब अंत में उसे एक अंतिम पंक्ति जिसकी वो तलाश कर रहा था वो मिल गई कि मैं कविता की जो आखिरी लाइन है उसमें इसे जोड़ूंगा। क्या बढ़िया शब्द थे। उसने इन्हीं शब्दों से अपनी कविता बना डाली। वह खुशी खुशी राजमहल पहुंचा। अंदर घुसने से पहले उसने अपनी कविता फिर से दोहराई। खुदुर खुदुर का खोजत है, सुरुर सुरुर का पीबत है, ताक झाक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे ना बच सकत है, धन्नू शाह भाई धन्नू शाह। तो इस तरह से जो जो रास्ते में उसने देखा उसने अपनी कविता को रच दिया और जाकर राजमहल में वही कविता को उसने सुना दिया। तो राजमहल में कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था। एक एक करके कवि अपनी कविताओं को सुना रहे थे। बारी आने पर मदन ने भी अपनी कविता सुनाई और सुनने वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, यानी एक दूसरे को हैरानी से वो लोग देखने लगे। क्या अर्थ था इस विचित्र कविता का? विचित्र यानी अनोखी कविता का। पर किसी ने भी यह नहीं दिखाया कि उसे कविता समझ में नहीं आई, यानी सब इस प्रकार दिखा रहे थे कि सबको उसकी कविता समझ आ चुकी है, यानी सब उसका अर्थ समझ चुके हैं। पर वो राजा के सामने मूर्ख नहीं दिखना चाहते थे, इसलिए किसी ने भी कुछ उस समय नहीं बोला। उस रात राजा साहब की भी नींद गायब हो गई, क्योंकि उसका अर्थ तो राजा भी नहीं समझ पा रहा था। मदन की कविता उनको सता रही थी, उनको परेशान कर रही थी। छज्जे पर खड़े होकर वे कविता को दोहराने लगे। सोचा कि शायद इसी तरह इस पहेली को बूझ पाए, यानी राजा को भी वो कविता समझ में नहीं आई थी। पर संयोग से उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने में सेंध लगा रहे थे। सेंध लगाने का अर्थ यानी वहां पर चोरी करने की वो लोग प्लानिंग कर रहे थे, ठीक है। उनमें से एक चोर वही धन्नू शाह था जिसने आज दिन में मदन को राजमहल का रास्ता बताया था। ऊंची आवाज में राजा साहब बोलते जा रहे थे, खुदुर खुदुर का खोजत है, यानी राजा जो थे वो मदन की सुनाई गई कविता की पंक्तियों को दोहरा रहे थे और चोर जो थे वो उसी समय सेम टाइम पर वो लोग वहां पर चोरी करने की प्लानिंग कर रहे थे। तो चोरों ने जैसे ही सुना तो वो चौंक कर रुक गए कि क्या किसी ने हमें देख लिया कि ऐसा कोई क्या बोल रहा है कि खुदुर खुदुर क्या खोजत है। तो चोरों को लगा कि ये राजा ये बातें उनके लिए कह रहा है। तो डर के मारे चोरों का गला सूखने लगा। अपने साथ जमीन को मुलायम करने के लिए वे पानी भी लाए थे। धन्नू शाह ने उठकर एक आध घूंट निकला। तो जैसे ही धन्नू शाह ने घूंट पानी का लिया तभी राजा साहब बोले, सुरुर सुरुर का पीबत है। तो अब फिर से धन्नू शाह को लगा चोरों को काटो तो खून नहीं, यानी जो चोर थे अब वो हक्के बक्के रह गए, डर गए, सहम कर इधर उधर झांकने लगे कि कोई पकड़ने तो नहीं आ रहा है हमें, यानी जो हम चीजें कर रहे हैं वो चीजें कोई कैसे देख पा रहा है। तो राजा ने फिर कहा कि ताक झांक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है, यानी तुम ताक झांक किस लिए कर रहे हो, मैं जानता हूं कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। यह सुनकर चोरों ने सोचा कि किसी तरह जान बचाकर यहाँ से भागा जाए। वे दबे पांव बाहर सरकने लगे।
पर राजा की फिर से आवाज आई, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत हैं, हमसे न बच सकत है। धन्नुषा भाई धन्नुषा। अंत में राजा ने जिस प्रकार मदन की कविता में अंत में धन्नुषा भाई धन्नुषा कहा था, वैसे ही राजा ने भी कह दिया। धन्नुषा की तो सांस वहीं पर रुक गई। उसने सोचा अब तो कोई चारा नहीं, यानी कोई भी रास्ता अब बाकी नहीं है, बस राजा साहब से दया की भीख मांग सकता हूँ। दौड़कर उसने राजा साहब के पैर पकड़े और विनती करने लगा कि क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा यानी माफ कर दीजिए महाराज, अब मैं भूल कर भी ऐसा काम नहीं करूंगा। वैसे हमने कुछ लिया ही नहीं, आपका खजाना जो है वो सही सलामत है। तो राजा साहब तो हक्के बक्के रह गए। हक्के बक्के रहना यानी हैरान हो जाना, ठीक है, हक्के बक्के रहना, हैरान होना। तो उन्होंने तुरंत सिपाहियों को बुलाकर छानबीन करवाई तो पता चला कि उनका खजाना तो लुटते लुटते बचा है। उन्होंने मदन को बुलवाया और राजा ने शाबाशी देकर मदन को कहा, यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है। मदन को सोने चांदी से मालामाल कर दिया गया और वो खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। अब उसके पास अपने और अपनी माँ के खाने के लिए पर्याप्त धन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग ज़ोन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।